नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर झारखंड में यह नारा लगाते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ का यह नारा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि उनका यह नारा विदेशों में भी हिट होने लगा। कनाडा में भी एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बात सामने आई, क्योंकि कनाडा में हिंदू जब अपने मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उस मंदिरों पर हमला किया गया और उसके बाद हिंदुओं के तरफ से ये आवाज़ उठने लगी कि अब एक होने का वक्त आ गया है। सवाल ये उठता है कि जब योगी आदित्यनाथ झारखंड पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, अपनी ताकत का एहसास कराओ, और अपनी ताकत का एहसास नहीं करोगे तो जब तक जाति भाषा के आधार पर बंटते रहोगे तब तक कटते रहोगे। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ झारखंड में भी इस तरह की बात को जोरदार तरीके से क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम आपको बता दें कि बीजेपी इस चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी इस बात को समझती है कि किस तरीके से संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 14% घट गई है और जबकि मुसलमानों की संख्या 9% से बढ़कर 23% हो गई। तो सवाल यह उठने लगा है कि जिस तरीके से आबादी झारखंड में बढ़ रही है और जब आबादी बढ़ रही है तो इस मसले पर चिंता जो है तमाम इंस्टीट्यूशन ने भी उठाया है। जमीन जिहाद से लेकर के लव जिहाद तक धड़ल्ले से हो रहा है और बीजेपी इसको जोरदार तरीके से उठा रही है और इसको और जोरदार तरीके से उठाने योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए झारखंड में। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ के जिस नारे को हिंदुओं ने कनाडा में एक्सेप्ट किया, क्या झारखंड के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या झारखंड के लोगों के दिलो दिमाग में योगी आदित्यनाथ की यह बात घर कर सकेगी? बीजेपी जिस मसले पर चुनाव लेकर जाना चाहती है, क्या उस पर कामयाब हो सकेगी? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और आपको जमीनी हकीकत बताएंगे कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। पर चलिए आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। ताकत का एहसास कराएंगे। जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे।
आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी बजाने नहीं देंगे। क्या इस तरह की स्थिति आ गई है झारखंड में? योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर मत बंटिए? कांग्रेस ऐसा करती आई है और जब आप परेशानी में होंगे तो कोई बचाएगा नहीं। मतलब अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप अपनी शक्तियों का एहसास कराइए और वो तब संभव है जब आप एक रहेंगे। सवाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपराध में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जमीन, रोटी, बेटी पर हमले हो रहे हैं और इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। सवाल ये उठता है कि पिछले 5 वर्ष में 7400 से अधिक महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं भी घटी हैं। और सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि किस तरीके से महिला पति बनकर, महिला को मुखिया बनाकर, मुखिया पति बनकर और फिर घुसपैठ को बढ़ावा भी दिया जाता है। कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहे गए इन शब्दों के मतलब वहाँ के वोटर्स क्या निकालेंगे? क्या उनके द्वारा कहे हुए बातों पर क्या वहाँ के वोटर्स भरोसा करेंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उन पर विश्वास करिए, क्योंकि पहले और अब में बहुत फर्क है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बटेंगे तो यकीन मानिए आपकी स्थिति खराब होने वाली है। आप अपने घर में घंटी भी नहीं बजा पाएंगे, आप अपने घर में पूजा भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के पिच पर बीजेपी वहां चुनाव को ले जाना चाह रही है। किस हद तक सफल हुई है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रदीप कुमार झा जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, सीधा आपके पास आऊँगा। बीजेपी ऐसा लग रहा है कि घुसपैठ के मसले पर बहुत ज़्यादा प्रचार को केंद्रित कर रही है और आज योगी आदित्यनाथ तो पहुंच करके उन्होंने साफ कर दिया, बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ की बात अब कनाडा में भी हो रही है, हिंदू इस नाम पर वहां भी इकट्ठा हो रहा है। आप झारखंड की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्या बांग्लादेश के घुसपैठियों का मुद्दा, क्या जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है वो मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहे हुए शब्द, योगी आदित्यनाथ द्वारा कहे हुए शब्द, हेमंता बिश्व शर्मा द्वारा कहे हुए शब्दों पर भरोसा जता रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है पंकज जी, ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। झारखंड स्टेट बना किसके लिए? आदिवासियों के लिए। और आज आदिवासी की संख्या घट रही है। संथाल परगना में जहां आबादी काफी तेजी से आदिवासियों की घट रही है। और ये कोई एक दल का नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सभी दल के लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों आदिवासी की संख्या घट रही है, क्यों वहां का डेमोग्राफी, संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल रहा है, क्यों बांग्लादेशी घुसपैठी आकर उस क्षेत्र की महिलाओं के साथ शादी विवाह करके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी दलों के लोगों को चिंता करना चाहिए। और जिसको भी राष्ट्र से प्रेम है, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं जो लोग, वो लोग चिंतित हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर मुझे लगता है कि चूंकि डाटा गृह मंत्रालय के पास रहता है, ऑथेंटिक डाटा होता है, आईबी वगैरह की रिपोर्ट होती है। अमित शाह भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मुद्दे को उठा, और तमाम नेता। लेकिन मुझे लगता है कि सब इसमें सभी दल के लोगों को सोचना चाहिए और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, तभी समाधान निकल पाएगा। तभी समाधान निकल पाएगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने के लिए क्या आपको तैयार दिख रही है जो जेएमएम लेड अलायंस है प्रदीप कुमार झा जी? क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि आप यूसीसी की बात करते हैं, हम उस एक्ट की बात करते हैं जो कि
एसपीटी एक्ट और वो जो तमाम एक्ट जो आदिवासियों के हितों की रक्षा करती है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं इस तरह की बात। और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जहां तक बांग्लादेश के घुसपैठियों का सवाल है, जेएमएम सिरे से खारिज करती है कि इस तरह की बात झारखंड में है ही नहीं। बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा होता नहीं है। और जहां ये घुसपैठिए आ भी रहे हैं, उनको रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। तो जेएमएम अपने ऊपर कुछ नहीं ले रही है, झारखंड में इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि जेएमएम मानने को तैयार नहीं है तो फिर संथाल में आबादी क्यों घट रही है, आदिवासी घट क्यों रहे हैं? ये जो अभी विनय जी बता रहे थे और हम तमाम जगहों पर पढ़ भी रहे हैं, पर जेएमएम इससे बिल्कुल बेफिक्र है। जेएमएम मान रही है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो बीजेपी अपने मुद्दों पर जीत सकती है, बीजेपी कहेगी हमारी बात सही है। तो जेएमएम इस मुद्दे को एक्नॉलेज करने से क्यों पीछे हट रही है? प्रदीप झा जी, मेरा सवाल आपसे। पंकज जी, आपका ये कहना सही है कि यह एक राष्ट्रहित का मुद्दा है, केवल झारखंड के हित से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं उदाहरण देकर बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं देखेंगे कि यह एक राजनीतिक मुद्दा ही बन गया है। मैं क्यों कह रहा हूं उसके पीछे मैं बता रहा हूं। देखिए, झारखंड जो है आज का, वो पहले दक्षिण बिहार हुआ करता था और ये धरती जो है वो भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। वहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और आइडियोलॉजी सभी लोग बिरसा मुंडा की पूजा करते हैं वहां पर, पंकज जी। लेकिन बिरसा मुंडा की शहादत क्यों हुई उसको भूल जाते हैं आप। मैं केवल दर्शकों की याद दिलाने के लिए बताऊं कि वहां बिरसा मुंडा की भी जो शहादत हुई थी, वो धर्मांतरण के खिलाफ ही बिरसा मुंडा का आंदोलन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। ठीक है, तो वो धरती जो है झारखंड की धरती, जहां पर यह समस्या है और जिस बात को आज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, आपको याद होगा पंकज जी कि 1990 में जब झारखंड बिहार का ही एक अंग हुआ करता था, वहां पर एक बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति बनी थी, जो कि लगातार 3-4 वर्षों तक बिहार और वर्तमान के झारखंड और उस समय के दक्षिण बिहार के इलाकों में काफी लंबा 3-4 वर्षों तक एक आंदोलन चला था बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। ठीक है, और उस संघर्ष समिति जो बनी थी, बांग्लादेशी घुसपैठ संघर्ष समिति, पंकज जी, उसके संयोजक थे डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, जो आज बिहार में विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। ठीक है, लेकिन जब ये लोग नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार में आए, उसके बाद से वो मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आज झारखंड में जो ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह करके मुखिया पति बनकर उनकी संपत्ति को हड़पने का मुद्दा है, और ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का एक केंद्र। कई ऐसे समाचार आ रहे हैं साहिबगंज और जामताड़ा के इलाके से, जहां पर कि एक तरह से कई प्रकार के ऐसे अभियान चल रहे हैं जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बावजूद उतना ही नहीं, मैं बताऊं आपको, 2005 में झारखंड के बंटवारा के बाद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक है अनंत कुमार ओझा, उन्होंने इस विषय को बहुत जोर शोर से उठाया था। लेकिन उसके बाद तो कई बार सरकार बनी बीजेपी की सरकार ने वहां क्यों नहीं काम किया उसके खिलाफ, उसके पर कोई क्यों नहीं कार्रवाई किया? तो ये सभी कई सवाल हैं। ठीक है, अभी तत्काल एक ये स्वागत योग्य बात है कि इस बार झारखंड के चुनाव में यह एक मुद्दा बन रहा है और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव हो रहा है। तो आशा हम ये कर सकते हैं कि चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां पर, तो इसके खिलाफ जो है कोई सकारात्मक और मजबूत कदम उठाएंगे बीजेपी के लोग। इस बात की हम अपेक्षा ही कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर नहीं, चलिए, तो आपकी अपेक्षाएं गलत नहीं है। मुझे लगता है इस बात पर चिंता हाईकोर्ट ने भी जाहिर की है और हाईकोर्ट ने भी इसको जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या न केवल स्थानीय जनसंख्या को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनके जरिए राज्य के राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं।
सवाल ये उठता है, सामाजिक सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता पर भी गंभीर असर पड़ता है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि वह इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए उचित कदम उठाने को कहा। कोर्ट का यह निर्णय इस बात का प्रतीक है कि राज्य की न्यायिक प्रणाली भी जनसांख्यिकी बदलाव और घुसपैठ की समस्या को गंभीरता से ले रही है। डॉक्टर संजय, मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं और इस रिपोर्ट में मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर मुस्लिम बहुल बूथों की संख्या में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट बताती है कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल बूथों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये इजाफा बिना सरकार की मदद का संभव है? सरकार क्या अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जानबूझ करके ऐसे लोगों की संख्या बढ़वा रही है या आंख मूंदे हुए है क्योंकि उसको लगता है सत्ता में बने रहने के लिए इन लोगों की जरूरत है? नहीं, आंख मूंदने वाली बात जैसी की जा सकती है कि आंख मूंदे हुए है सरकार, और अगर उनकी संख्या बढ़ रही है, कोई नियंत्रण नहीं है। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, बजाते सरकार को निर्देशित की है, डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हो रहा है वहां का, तो एक सवाल तो है। जिस तरह से नहीं, आप देखिए, सवाल इसलिए गंभीर है डॉक्टर संजय कि योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि एक साथ नहीं आएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी। घर में घंटी तक नहीं बजा पाएंगे आप, शंख नहीं फूंक पाएंगे। इस तरह की बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्या जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये सिर्फ जुमला है या झारखंड की हकीकत है? भाई, संथाल परगना का कल भी हम लोग जिक्र किए थे। 4 जिले आते हैं ना, 16% वहां जनसंख्या जो घटी है, तो क्या ये आंकड़े झूठे हैं? कभी जब वहां पर आदिवासी की संख्या होती थी 44%, आज वो घट करके 26% के करीब हो गए हैं, 25% के करीब हो गए हैं। तो ये तो सच्चाई है। और जिनकी संख्या बढ़ गई है एकाएक, वो गिफ्ट डीड के माध्यम से जिस तरह से जमीन का बंदरबाट वहां हुआ है, गांव के गांव लोग बस गए हैं आकर के, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और वो आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनको पंचायतों का चुनाव लड़ाया जाना, मुखिया बनाना और फिर मुखिया पति के रूप में उनके सारे अधिकारों का इस्तेमाल करना। तो देखिए, अगर संथाल परगना का ही एक आंकड़ा को लेकर करके चला जाए, तो अगर झारखंड को आप 4-5 हिस्सों में बांटते हैं, तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा, इस हकीकत को तो स्वीकार करना होगा कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और शंख और घंटी बजाने की बात इसलिए की जा रही है, कन्वर्जन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में। विनय जी तो वहीं रहते हैं, इनको ज्यादा स्थानीय स्तर पर जानकारी होगी कि जिस तरह से ईसाई मिशनरी, जिस तरह से वो बांग्लादेशी घुसपैठी, और बड़ी तेजी के साथ, चूंकि ये जो समाज है आदिवासी समाज, इनकी गरीबी का, इनकी अशिक्षा का लाभ उठा करके, कल ही मैं देख रहा था एक आंकड़ा कि झारखंड बंटने के बाद भी मात्र 16% जो झारखंड पॉपुलेशन है उसमें 10वीं पास आपको मिलेंगे। मतलब 10वीं पास आदिवासियों की संख्या 16% तक पहुंच पाई है आजादी से लेके अभी तक। अब इनकी अशिक्षा का, इनकी गरीबी का, इनके भोलेपन का, इनके सरलता का फायदा उठाते हैं लोग, और उठा करके और इनको कन्वर्जन के लिए तैयार कर देते हैं। आपके बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे देंगे, आपको घर दे देंगे, आपको हम जॉब दे देंगे, आपको हम नौकरी देंगे। तो ये अपनी मौलिकता तो खो रहे हैं। और जब बाद में इनको एहसास होता है कि हमें केवल कन्वर्जन करा लिया गया, हमारे हिस्से में बहुत कुछ आया नहीं, तो फिर जब इनको एहसास होता है तो फिर ये वापस अपने धर्म में लौटते हैं। कहीं कोई इनको तांत्रिक और कोई धार्मिक भावना से जोड़ करके कहीं और दिशा में भटका दिया जाता है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर मुखर होकर के बोल रही है, क्या आप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं करना चाहते हैं?
और अगर अस्तित्व की रक्षा नहीं करेंगे तो शंख और घंटी बजाने वाले भी आपके घरों में नहीं रहेंगे। तो जिस तरह से संथाल का एक एग्जाम्पल हम लोग देखे, जो ठीक है। आंकड़े अभी हम लोगों के पास बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पर सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा विनय जी ये कहना, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, और वो यहीं पर नहीं रुकते हैं। आलमगीर आलम और औरंगजेब दोनों का नाम लेते हैं। कहते हैं औरंगजेब ने देश को लूटा, मंदिरों को नष्ट किया, और इस सरकार में आलमगीर आलम है जिसने जनता के पैसे को लूटा, झारखंड को लूटा, उसके घर से, उसके तमाम लोगों जो उनके स्टाफ थे उनके घरों से किस तरीके पैसे निकले हैं, बंडल के बंडल नोट्स निकले हैं। तो आलमगीर आलम को औरंगजेब से तुलना करके आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्या साबित करना चाहते हैं? दरअसल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ बिल्कुल झारखंड में अपने स्टाइल में भाषण दे रहे हैं और झारखंड के चुनाव को पोलराइज कर रहे हैं, या झारखंड को जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं? क्योंकि ये भी सच है कि कई जगह दुर्गा के जुलूस में, मां काली के जुलूस में पथराव भी हुआ है, और इसलिए उन्होंने ये बात भी कही है कि ये पत्थर मारने वाले लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराइए। क्या झारखंड में ऐसी जरूरत आ पड़ी है? क्या झारखंड में ये समय आ गया है? क्या झारखंड में वाकई ऐसी स्थिति है जिसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो आदित्यनाथ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जो गढ़वा में उनकी सभा हुई थी, तो कल जो प्रधानमंत्री की 2 जगह सभा हुई, तो प्रधानमंत्री भी इन मुद्दों को उठाया है, क्योंकि ये झारखंड के लिए गंभीर मुद्दा है। घुसपैठिए का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर चुनौती है, और इस चुनौती को राजनीतिक रूप देने की कोशिश हो रही है। हालांकि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से आप बात करेंगे तो उनका सीधा आरोप केंद्र पर रहता है। उनका मानना है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है जो केंद्र सरकार के अधीन है, तो बॉर्डर से कैसे घुसपैठ कर रहे हैं इसको तो उनको देखना चाहिए। भाजपा के नेताओं से बात करेंगे तो भाजपा के नेता कहते हैं, भाई राज्य में जो घुसपैठ हो रहा है वहां तो झारखंड की पुलिस काम करती है, इनको देखना चाहिए। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम हो रहा है, लेकिन मूल चिंता यहाँ के लोगों को, जो इस राज्य से प्यार करते, जो यहाँ के आदिवासियों से प्यार करते, जो यहाँ के लोगों की तरक्की देखने चाहते, वो लोग चिंतित हैं कि भाई आदिवासी की संख्या घट रही है, दूसरे की संख्या बदल रही है, यहाँ के जंगल जमीन पर अधिकार लोग जमा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, यहाँ की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा भी दिया है, और भारतीय जनता चलिए मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, सीधा सवाल कर रहा हूं विनय जी, क्या बीजेपी आदिवासियों में भी हिंदुत्व की भावना जगाने में कामयाब दिख रही है क्या? मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। नहीं, देखिए, जो यहाँ के आदिवासी हैं, वो कई क्रिश्चियन आदिवासियों की भी संख्या काफी है, सरना आदिवासियों की संख्या है, और आदिवासियों में भी यहाँ 32 प्रकार के आदिवासी। आज भी कई जो पहाड़िया ट्राइब है, जो सबसे पुराने आदिवासी माने जाते हैं, उसका आज भी संसद में, विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आज भी उन्हें टिकट से वंचित किया जाता है। तो कुछ जो खास आदिवासियों में भी कुछ खास समूह है, उरांव, मुंडा हो, यही लोग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन इस राज्य में 32 प्रकार के आदिवासी, और जो खास करके गोड्डा उड्डा के इलाके में जो पहाड़िया जनजाति है, असुर जनजाति है, तो ये प्रिमिटिव ट्राइब्स कहलाते, इनको भी मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, और आदिवासियों का मान सम्मान बढ़े, आदिवासियों को ताकत मिले, इसके लिए यहाँ के लोग, जो झारखंड जिसके लिए निर्माण हुआ, जिस चीज के लिए झारखंड का निर्माण हुआ,
वो सपना अभी भी अधूरा है। लेकिन एक बात अगर आप देखेंगे कि आज भी आदिवासी समाज में सबसे अगर पॉपुलर कोई आदमी है तो शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को संथाल परगना में दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। और जब तक शिबू सोरेन है, जीवित है, तब तक आदिवासियों में उनकी पकड़ सबसे ज्यादा रहेगी। दूसरे कई नेता हैं, जेल जाने के पहले हेमंत सोरेन को भी लोग शिबू सोरेन के पुत्र के रूप में जानते थे, लेकिन जब से जेल से लौटे हैं हेमंत सोरेन तो एक नेता बन के लौटे और अपना उसी तरह का लुक, जो शिबू सोरेन का लुक है, उसी तरह की दाढ़ी, उसी तरह की वेशभूषा, तो लोग, कुछ लोग उनमें भी शिबू सोरेन का अक्स देखते हैं। तो अगर झारखंड को आप देखेंगे तो झारखंड में जिस चीज के लिए झारखंड का निर्माण हुआ वो आज तक, अभी तक आदिवासी को फुलफिल नहीं हो पाया। आज भी उनको नौकरी में पूरा स्थान नहीं मिल पा रहा है, आज भी सभी तरह के आदिवासियों को पूरा सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बना रही है और पूरे देश में अगर देखिएगा तो आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय है, लेकिन ये लोकप्रियता अब तक झारखंड में अर्जित नहीं कर पाई, खास करके आदिवासी समाज, क्योंकि यहाँ शिबू सोरेन बड़े नेता है। तो इसलिए दो बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में आपको, उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, केंद्र में राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, केंद्र में शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के अर्जुन मुंडा को मंत्री बनाने का काम झारखंड जनजाति मंत्रालय, जिसका गठन अटल जी ने किया था, इसके पहले जनजाति मंत्रालय हुआ नहीं करता था। तो अटल जी की सरकार जब बनी 98 में और 99 में भी जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जनजाति मंत्रालय का निर्माण कराया, झारखंड का निर्माण कराया अटल जी ने। बावजूद आज भी आदिवासी समाज में उतनी पकड़ नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी की जितनी अन्य राज्यों में है, और इसका सबसे बड़ा कारण शिबू सोरेन है। जब तक वो है जीवित तब तक उनकी पकड़ ज्यादा रहेगी। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के हार का बड़ा कारण रहा कि 28 अनुसूचित जनजाति की सीटों में से केवल 2 सीटों पर भाजपा को सफलता मिली, 26 सीटें झामुमो और उसके गठबंधन को मिली। तो ये भी हार का बड़ा कारण। हालांकि इस बार बहुत स्ट्रेटेजी से काम किया गया है। हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीतिज्ञ के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने एक एक सीट को टारगेटेड किया है, एक एक सीट पर काम किया है, इसलिए इस बार लड़ाई थोड़ी जोरदार दिखाई दे रही है। लड़ाई पूरे जोरदार दिखाई दे रहा है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर के भी बहुत जोरदार तरीके से वहाँ बढ़ रही है कि लड़ाई तो हो रही है, लेकिन आप अपना जो आइडेंटिटी है वो खोते जा रहे हैं। और दरअसल इस लड़ाई को, इस अंजाम पर भी योगी आदित्यनाथ लेकर जाते हैं। कहते हैं अयोध्या में 500 वर्षों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके बाद दिवाली मनाई गई। वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी ऐसा होगा। ये तमाम इस तरह की बात का असर प्रदीप झा आप झारखंड में किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें तो झारखंड के लोग जो हैं, खासतौर पर अगर हम आदिवासियों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी बाहुल इलाके में जेएमएम या इंडिया ब्लॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन लोग का प्रदर्शन बेहतर रहा। तो इस बार आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो आदिवासी बीजेपी को वोट कर सकते हैं? क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि उनको ये याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हें अपनी जमीन, अपनी बेटी, अपनी रोटी से दूर किया जा रहा है और तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो? क्या इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि चंपई सोरेन अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं? क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि एक जनजाति समाज से राष्ट्रपति तक बनाया गया है? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं। पंकज जी, फैक्टर मल्टीपल है। अगर हम झारखंड के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं, विशेष रूप से 1990 के बाद से, तो वहां हम देखेंगे कि बिहार से, जब बिहार के ही साथ था झारखंड, उस समय में भी
भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें तत्कालीन दक्षिण बिहार और वर्तमान के झारखंड से ही आती थी। ये जो उत्तर बिहार है या जो वर्तमान का मध्य बिहार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं होती थी जितना दक्षिण बिहार में हुआ करती थी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां की राजनीति, वहां झारखंड की राजनीति में पोलराइजेशन का फैक्टर जो है ये उस समय में भी था। आपको याद होगा, जैसे संजय जी ने चर्चा किया अभी जस्ट, कि वहां पर ये धर्मांतरण का जो खेल है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से या रोहिंग्या के माध्यम से जो मुस्लिम कन्वर्जन हो रहा है आदिवासियों का, उससे भी ज्यादा बड़ी और पुरानी समस्या रही है वहां पर ईसाई में कन्वर्जन कराने का आदिवासियों का। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें, अगर तो वहां झारखंड के मतदाताओं को 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं पंकज जी। एक तो सबसे पहला है आदिवासी का फैक्टर, दूसरा फैक्टर है वहां पर गैर आदिवासी जो हिंदू मतदाता है, और तीसरा फैक्टर है जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है और मुस्लिम है। ठीक है, ये तीनों फैक्टर में एक चीज आप देखेंगे कि जो गैर आदिवासी हिंदू है उसका अधिकतर मत भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है वहां पर। ठीक है, आदिवासियों के वोट में विभाजन होता रहा है लगातार 1990 के बाद से। वहां पर देखेंगे कि जो ईसाई मिशनरियां जिस प्रकार से अपना प्रोजेक्ट चलाती है और जो कन्वर्जन करवाती है, उसके जवाब में जो है वहां पर आरएसएस ने अपना एक आनुषंगिक संगठन तैयार किया वहां पर, जिसे हम वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से जानते हैं। और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर को नियंत्रित करने का प्रयास उन लोगों ने किया। लेकिन जब से बीजेपी वहां सत्ता, झारखंड का बंटवारा होने के बाद, वो जो गतिविधि थी वनवासी कल्याण आश्रम का, वो एक तरह से कह सकते हैं सत्ता पर निर्भर हो गई। जो पहले संगठन के माध्यम से आदिवासियों को संगठित करके ईसाई मिशनरियों की साजिश के खिलाफ जो जागरूकता पैदा करने का प्रयास वनवासी कल्याण आश्रम के लोग या आरएसएस के लोग कर रहे थे, वो काम शिथिल पड़ गया और वो सत्ता पर भरोसा ज्यादा हो गया कि भाई अब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वही सब काम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि सत्ता के में आने के बाद एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आप देखेंगे कि 2000 ईस्वी में झारखंड के बंटवारा के बाद भारतीय जनता पार्टी जितनी बार भी वहां पर सत्ता में आई, उसमें वहां पर इन फाइटिंग जबरदस्त रही। चाहे वो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे पिछली बार रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, सभी के मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर देखेंगे कि बीजेपी की जो सरकारें वहां से गई वो आंतरिक इनफाइटिंग के कारण गई है, न कि जनमत के। ठीक है कि आंतरिक इनफाइटिंग अगर रहेगी तो अब सरयू राय ही अगर रघुवर दास को हराने के लिए लग जाए अगर, तो फिर कौन जितवा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो जनता के स्तर पर हम देखेंगे, मतदान लोकप्रियता के आधार पर देखते हैं अगर, तो चाहे आदिवासी के बीच भी जो बहुमत है वो आज भी बीजेपी के साथ है। गैर आदिवासी हिंदू के बीच बीजेपी को अधिक मत मिलता रहा है वहां पर। और तीसरा, आप एक और गौर करेंगे अगर, आदिवासी और गैर आदिवासी हिंदुओं के बीच एक बहुत बड़ा वोट बैंक पंकज जी इधर के दिनों में 10 वर्षों, विशेष रूप से इधर 10 वर्षों के अंदर जो एक बना है वो जाति विहीन हिंदू का वोट बैंक बना है। ठीक है, उस वोट बैंक की ताकत से भी हम इनकार नहीं कर सकते। चलिए, उस वोट बैंक की ताकत से हम इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल। चलिए, आपकी बात से सहमत है। सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय कि वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के तरफ से हेमंत सोरेन जो है पूरा कैंपेन संभाले हुए हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता झारखंड में दिख नहीं रहा है, अभी तक राहुल गांधी नहीं पहुंचे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक जिस तरह का कैंपेन चल रहा है, जिस तरह का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी लेड अलायंस का अपर एज है, या हेमंत सोरेन बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन अभी भी पटकनी देने की स्थिति में दोबारा सत्ता में आ रहे हैं? कैसी स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है वहां? देखिए, हेमंत सोरेन अभी भी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को गरमाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपकी संस्कृति, आपकी मौलिकता,
आपकी माटी, आपकी जमीन, आपकी रोटी, आपकी बेटी, ये सबकी सुरक्षा मैं ही कर सकता हूं। अगर आप अमित शाह के भाषण को सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुने और आज योगी आदित्यनाथ जी को सुने, तीनों एक ही लाइन पर बोल रहे हैं झारखंड में। तीनों जो हैं वो झारखंड में झारखंड की मौलिकता और झारखंड के लोगों को कैसे बचाएंगे। भाई 81 विधानसभा की सीटें हैं, वहां 28 शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें हैं, 9 शेड्यूल कास्ट की भी सीटें हैं। तो ट्राइबल पॉपुलेशन ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि आदिवासियों को न जाने क्यों ये झारखंड में अपने पाले में नहीं ला पाते, जबकि ऐसा नहीं है। इनके पास भी अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी हैं, इनके पास भी अभी चंपई सोरेन आ गए हैं, सीता सोरेन आ गई हैं इनके साथ। फिर भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने देखा कि अब वहां हम आदिवासी इलाके में बहुत कुछ अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। तो पूरी ऊर्जा ये आदिवासियों को तोड़ने में लगाए हुए हैं और खास करके उनके नब्ज पर हाथ रख करके कि देख लीजिए संथाल में आपकी क्या स्थिति है, कोल्हान में आप कहां खड़े हैं, छोटा नागपुर में आपकी क्या स्थिति है, पलामू में क्या स्थिति है। और जो आपने एक सवाल किया कि क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे पर आदिवासियों को ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी एजेंडे पर ले जाना चाहते हैं। अगर उस एजेंडे पर नहीं ले जाना चाहते तो फिर शंख और घंटी की बात ये क्यों करते। नहीं, मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं, जो बात आपने कही डॉक्टर संजय, ये बहुत सीरियस है, क्योंकि आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और इस तरह की कई घटना सामने भी आई है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूधवल पंचायत का मुखिया इस्लामिक जो मुसलमान है मोहम्मद इजहार अंसारी इस मामले का मुख्य आरोपी है। दरअसल जनजाति महिला का लगातार 20 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया और अब जबरन इस्लाम अपनाने की धमकी दे रहा है। गौरतलब है कि इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाला उसी क्षेत्र के पंचायत का मुखिया है और इसके साथ 2 और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, नदीम अंसारी और सुल्ताना भी शामिल है। तीनों के विरुद्ध पीड़ित जनजाति महिला ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर न्याय की मांग की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए रंका थाना को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। देखिए, इस पूरे घटना को अगर आप देखें तो आप ये पाते हैं, क्योंकि इसमें पूरा फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कि जिस क्षेत्र में वो महिला निवास करती है वहाँ लगभग 300 घर मौजूद है और केवल वही जनजाति महिला है और पीड़िता के अनुसार उस पूरे क्षेत्र में रहने वाले अन्य परिवार मुस्लिम हैं। तो एक परिवार जनजाति का है और उसके साथ क्या हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये इजहार अंसारी ने वर्ष 2003 में पहली बार हथियार की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया था और इजहार अंसारी ने नक्सली होने का भय दिखाया था। पीड़िता केवल 14 वर्ष की नाबालिग थी और इसके बाद से इजहार अंसारी अक्टूबर 2023 तक लगातार शारीरिक शोषण करता रहा और जिसके बाद 3 बार गर्भपात भी करा। इस तरह की कई घटनाएं हैं। कुछ तो न्यायालय के जरिए एफआईआर के लिए कहा जाता है, कुछ जो है दब जाता है। कहीं पर कई घरें हुआ करती थी जनजातियों की, जो कि अब बहुत कम हो गई है, एक घर हो गई है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि व्यापक स्तर पर लव जिहाद, लैंड जिहाद का मामला सामने आया है और जिसकी वजह से जनजातियों के अधिकार पर जिहादियों द्वारा कब्जा किया गया। मैं विनय जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इतने तरह के मामले आ रहे हैं, जनजातियों के साथ इस तरह की बात हो रही है और इस तरह के बदलते परिस्थिति में जहां जनजाति बहुसंख्यक होते थे अब अल्पसंख्यक भी नहीं रह गए हैं, उनकी संख्या नहीं के बराबर रह गई है। ऐसे माहौल में अगर शिबू सोरेन कहेंगे कि नहीं हमें मिल के चलना है, हमें सद्भाव रखना है, तुम्हें बरगलाया जा रहा है, तो क्या ये जनजाति लोग इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देंगे और जेएमएम को वोट करेंगे? ऐसा आपको दिखाई पड़ता है क्या? देखिए,
हम आपको पहले भी कहे कि चूंकि जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन शिबू सोरेन का रहा है आदिवासी मूवमेंट में, आदिवासियों के बीच कुप्रथा समाप्त करने में, सूदखोरी की समस्या से आदिवासी जूझते थे, दारू की समस्या से आदिवासी जूझते थे, तो इसके खिलाफ एक अभियान चलाने का काम शिबू सोरेन ने किया और जंगल जंगल घूमते रहे। काफी उन्होंने अपना फॉलोवर बनाया, जंगल में रहना, रात में सो जाना। तो इसलिए आज भी भगवान के रूप में इनको देखता है संथाल के इलाके में, दिसोम गुरु की उपाधि। तो आज भी इनकी लोकप्रियता आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। और मुद्दे हैं, आज पिछड़ापन का मुद्दा है, आज गरीबी का मुद्दा है, आज पलायन का मुद्दा है, आज झारखंड में कोई परीक्षा समय पर आयोजित नहीं हो पा रहा है, कोई जो एग्जामिनेशन के द्वारा नौकरी मिलने वाली जितनी परीक्षाएं, सब परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, नौजवानों को सही से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, टैलेंटेड लोग घर में बैठे हैं, दूसरे नंबर से लोग नौकरी पा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं और इन सब समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु कहीं न कहीं डिस्कोर्स बदल जाता है। राजनीति में ये डिस्कोर्स बदलते रहता है। आज भी जोगी जी जो जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए, मुद्दे गंभीर हैं, भाई बटोगे तो कटोगे। तो उनका स्पष्ट इशारा है कि भाई एकजुट रहिए। और संघ में तो कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। अगर आप एकजुट होंगे तभी आप सक्सेस होंगे, तभी आप सफल होंगे। तो मुझे लगता है कि कई तरह के कंट्रास्ट हैं झारखंड में और इसके बीच ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बहुत कुछ तय होना है। प्रधानमंत्री भी अपने मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कल 2 सभाओं में जितने जानदार ढंग से उन्होंने बातों को रखा, आने वाले और सभाओं में थोड़ा धार और तेज होगा। नहीं, आप तो ठीक मुझे कह लगता रहे है हैं। कि- आप बिल्कुल धार तेज होगा और इसकी एक वजह भी है। निशिकांत दुबे का हमें वो भाषण नहीं भूलना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि झारखंड में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट से पंचायत का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनके पति मुसलमान हैं। उन्होंने कहा 100 से अधिक ऐसे पंचायत मुखिया हैं जिनके पति मुस्लिम। ये समझिए, मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा, कुछ और आपको उदाहरण बता रहा हूं। पहाड़िया जनजाति समाज की युवती लव जिहाद का शिकार हुई और उस जनजाति की स्थिति और भी बुरी बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 80% से अधिक पहाड़िया अपना मत परिवर्तन कर चुके हैं और पहाड़िया जनजाति की किशोरियों एवं युवतियों को खास तौर पर निशाना बनाकर उन्हें लव और लैंड जिहाद का शिकार बनाया जाता है। इस तरह बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्र में 100 से ज़्यादा मुस्लिम युवकों ने स्थानीय जनजाति युवतियों से निकाह किया, जो क्षेत्र में बढ़ती लव जिहाद की घटना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि बीते वर्ष झारखंड के साहिबगंज से रूबिका पहाड़िन की शादी होती है दिलदार अंसारी से। रूबिका पहाड़िन की हत्या कर दी जाती है, 50 से अधिक टुकड़े में उसको फेंक दिया जाता है और उसके बाद 1.5 माह पहले ही किसी और से निकाह कराया जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं और जिस उदाहरण को कोट कर रहे हैं, कहीं निशिकांत दुबे, उसको व्यापक तौर पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सवाल फिर वही उठता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो तय करेगा संथाल परगना, आदिवासी समाज तय करेगा, कोयलांचल भी तय करता है। जब जब बीजेपी यहाँ थोड़ा बेहतर करती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है। इस बार कोल्हान से चंपई सोरेन को भी शामिल करा लिया गया है। इस तरह के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। मुद्दे के रूप में ये भी उठाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने कहा था 5,000 लोगों को हर साल रोजगार दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया गया। जो लोग ऐसे बैठे रहेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उस मुद्दे पर भी बीजेपी घेर रही है।
क्या प्रदीप झा वहां पर माहौल जो जो चुनाव नजदीक आ रहा है माहौल बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है? क्या संथाल परगना आदिवासियों के बीच में बीजेपी अपनी बातों को पहुंचाने में आपको कामयाब दिख रही है क्या? दूसरा कोई चारा नहीं है पंकज जी बीजेपी के लिए कि बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है उसी के आधार पर ही बीजेपी वहां चुनाव इस बार भी जीत सकती है और इससे पहले भी जीती है। क्योंकि देखिए अगर वहां के डेमोग्राफी को तो लगभग 14-14.5% मुस्लिम वोटर है और उसके अलावे 10% और क्रिश्चियंस और सरना जाति में भी मिलाकर ऐसे मतदाता है जो कि पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट डालते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोट को पोलराइज करने की आवश्यकता है कि वो 75% जो गैर मुस्लिम गैर ईसाई मतदाता है उन्हीं के बीच बीजेपी को अपना जो वोट बैंक तैयार करना होगा जिसके आधार पर वहां का परिणाम निर्भर करेगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर हम देखें तो पारंपरिक रूप से ये वोटर रहे हैं इसमें बहुमत बीजेपी का रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछली बार भी इस प्रकार से बीजेपी अपने आप को संगठित नहीं रख पाई थी, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह को बरकरार नहीं रख पाई थी। बहुत ज्यादा निराशा था भाजपा के कार्यकर्ताओं में। आप देखेंगे जब सरयू राय जैसा व्यक्ति रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो परिणाम जो होना था वो हुआ ही था। बीजेपी की सरकार उस 2019 में भी ऐसा नहीं था कि उनकी लोकप्रियता कम गई थी रघुवर दास की या भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा था कि जो बीजेपी जो पोलराइज कराने में अक्षम हुई थी। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के विरोधी महागठबंधन के लोग हैं, हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी और जो अन्य दल है वहां पर उनका प्रयास ही होता है कि जो हिंदू वोटर्स हैं, जो ये 75% वोट है, उनमें हम बंटवारा करा सके, चाहे वो कैंडिडेट की जाति के आधार पर करा सके या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है जैसे लालू यादव आरजेडी के लोग हैं वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि यादव जाति का वोट है वो महागठबंधन को मिल जाए। उसी प्रकार से कांग्रेस के जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार की जाती है उसके आधार पर वो वोट में विभाजन कराना चाहते हैं। चलिए विभाजित, लेकिन मुझे जो एक चीज बहुत साफ तरीके से दिख रहा, अभी आज चर्चा हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती भी दी है। पर यह बताइए डॉक्टर संजय कि चुनाव अब बिल्कुल पास है, बीजेपी के प्रधानमंत्री चले गए, गृह मंत्री चले गए, तमाम नेता वहां पर डेरा डाले हुए हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं? कांग्रेस का बड़ा नेता अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? पूरा इंडिया ब्लॉक का कैंपेन हेमंत सोरेन अपने हाथ में क्यों रखे हुए हैं? ऐसा आपको क्यों दिखाई पड़ रहा है कि हेमंत सोरेन अलग थलग ही बीजेपी के तमाम नेताओं का काउंटर कर रहे हैं? क्या ऐसे ये जो तमाम चीजें हैं वो एक रणनीति के तहत की जा रही हैं या हेमंत सोरेन को बाकी नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है? नहीं, ये इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी रणनीति नजर नहीं आती है विपक्ष की। अब विपक्ष क्यों इतना शिथिल है, जबकि बीजेपी कभी कभी होता है ना कि आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस इतना, चूंकि लोकसभा का परिणाम इनके पक्ष में आया, पिछले बार के परिणाम इनके पक्ष में थे, तो इनको लग रहा है कि बस हेमंत सोरेन की जो लहर है और शिबू सोरेन जी की जो मौजूदगी है, बीजेपी कितना भी वो बात करते रहे हिंदू और ये कि पोलराइजेशन की बात, फिर भी हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आना चाहिए, अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हो सकता है कि अब खड़गे जी का शुरू हुआ है, राहुल जी भी आएंगे, इधर से लालू प्रसाद तो अब नहीं, तेजस्वी जी भी जाएंगे, चूंकि आरजेडी भी वहां लड़ रही है, बाकी भी जो उनकी जो पार्टियां हैं वो भी लड़ रही हैं। तो अब तो बिल्कुल जिस तरह से, जिस तेवर में और जिस धारदार तरीके से बीजेपी वहां जाकर के ललकार रही है, हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को तो टास्क ही दे रखा है कि भाई आप झारखंड छोड़ करके कहीं मत जाइए, आप यही चीजों को देखिए कि कैसे क्या है। वहां पर केवल हेमंत सोरेन के भरोसे अगर विपक्ष सोच रही है कि हम एक मेजॉरिटी में आ जाएंगे या बहुत अच्छा परिणाम दे देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब विपक्ष की शिथिलता का कारण क्या हेमंत सोरेन ने कह रखा है कि छोड़ दीजिए हम पर, हम देख लेंगे चुनाव में क्या होगा, सो हम काफी है यहाँ, या उनको लग रहा है विपक्ष को कि जब हेमंत सोरेन वहां देख ही रहे हैं
तो हम बाद में जाकर के सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से, जिस धारदार तरीके से, अब उसके बड़े, इससे बड़े अब स्टार प्रचारक क्या हो सकते हैं जब गृह मंत्री उनके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा योगी जी को भेजा गया। अब जहां पर इस तरह से आदिवासियों को झकझोरा जा रहा है, आदिवासियों के अंदर में ये पैदा किया जा रहा है कि क्यों आप मरे हुए पड़े हुए हैं भाई, आपकी संस्कृति, आपकी रोटी, आपकी बेटी, आपकी माटी छीनी जा रही है और आप बिल्कुल चुपचाप पड़े हुए हैं, बेचारे बने हुए हैं। वहां पर विपक्ष काउंटर भी नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं से मैं इसको रणनीति का हिस्सा नहीं मानता हूं। ये उनकी उदासीनता और आप रणनीति का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन विनय कुमार ये बताइए कि एनडीए के लिए पिछले साल की तुलना में ऐसा क्या बेहतर है जिस वजह से एनडीए को लग रहा है कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही। मैंने कई नेताओं से बात की, उनको वो कॉन्फिडेंट है कि झारखंड में तो हमारी सरकार आ रही। बताइए पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ऐसा बेहतर क्या हुआ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। क्या बेहतर ये हुआ है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? क्या बेहतर ये हुआ है कि कई नेताओं के घर से कई करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और जिसका विजुअल टीवी चैनल पर सबको दिखाया गया है? क्या भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या हेमंत सोरेन जेल गए थे वो भी बड़ा मुद्दा है? क्या जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी और नहीं दी जा सकी वो भी बड़ा मुद्दा है? क्या लैंड जिहाद, लव जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद भी बड़ा मुद्दा है? क्या चंपई सोरेन का इस तरफ आना भी बड़ा मुद्दा है? क्या आजसू और जेडीयू और एलजेपीआर के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना एनडीए को ज्यादा ताकतवर बना रहा है? मैं चाहता हूं इन तमाम बातों पर आप प्रकाश डालें। देखिए, दो चीज, जो कांग्रेस की बात हो रही थी तो लोग मजाक में इस इलाके में कहते हैं कि जीत को हार में बदलने की अगर कला किसी के पास है इस देश में तो वो कांग्रेस के पास है। जब जीती हुई बाजी वो हार जाते हैं। हरियाणा में इसका उदाहरण है, झारखंड में आज तो खड़गे साहब का पदार्पण हुआ है, राहुल गांधी भी कल आने वाले हैं और तमाम लोग आएंगे, लेकिन झारखंड में जो लीड करने वाले हैं वो हेमंत सोरेन है। झारखंड में इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो हेमंत सोरेन का चेहरा है। और हेमंत सोरेन के बाद अगर कोई चेहरा इस समय उभर कर आया है तो वो कल्पना मुर्मू सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी है। कल्पना सोरेन की सभाओं में भी काफी भीड़ जुट रही। तो मुझे लगता है कि ये दोनों स्टार कैंपेनर है। राहुल जी आएंगे, निश्चित रूप से उनको भी लोग सुनेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अब आज से ही छठ का माहौल शुरू हो गया, आज से छठ का पर्व शुरू हो गया। हम अपने दर्शकों को, हम अपने श्रोताओं को भी छठ पर्व की शुभकामना देते हैं। आप जानते हैं कि बिहार और झारखंड के इलाके में छठ पर्व की भी बड़ी महत्ता है। आज से 4 दिन का ये पर्व होता है। इस पर्व में भी तो मुझे लगता है कि खड़गे जी या राहुल जी का इस दौरान बनाया जा रहा है प्रोग्राम। मुझे थोड़ा सा कांग्रेस की रणनीति पर भी आश्चर्य होता है। या तो ये प्रोग्राम 9, 10, 11 को बनता, चूंकि 13 को पहले चरण का चुनाव है, ज्यादा कारगर होता। इस समय तो बहुत बड़ी आबादी पूजा पाठ में भी लगी हुई है, क्योंकि आज से व्रत शुरू हो गया, छठ पर्व शुरू हो गया। तो लेकिन आज खड़गे जी की सभा है कांके वगैरह में, फिर कल राहुल जी की भी सभा होगी। दूसरा, जो आप एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन 14 में गठबंधन की राजनीति के तहत सफल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर चुनाव लड़ा और 43 सीटों पर जीतने में कामयाब। 19 में ये गठबंधन बिखर गया। इस बार ये गठबंधन फिर बना है, आजसू का, जदयू का, लोजपा का, और बाबूलाल मरांडी भी प्लस हो गए। बाबूलाल मरांडी भी 19 में विरोध में लड़ रहे थे। तो इसके कारण भाजपा की ताकत बढ़ी है। भाजपा का परसेंटेज ऑफ वोट अगर जोड़िएगा इन सब दलों का तो एक अच्छा रीजनेबल वोट परसेंटेज है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन फाइटिंग था उसको बहुत खत्म करने का काम शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। हर लोगों को एक टारगेट दिया गया। अब देखिए, वहां जमशेदपुर में पूर्वी पश्चिमी का मामला होता है
रघुवर दास और सरजू राय में तनातनी रहती थी। अब हिमंता बिस्व शर्मा से सवाल किया गया, भाई रघुवर दास के क्षेत्र में सरजू राय नहीं जा, तो उन्होंने कहा कि सरजू राय को सिर्फ पश्चिम की जिम्मेदारी दी गई है, पश्चिम में जीत। तो इस तरह से बड़े नेताओं को अपने क्षेत्र में जिताने की और जीतने की रणनीति बनाई गई है झारखंड में। एनडीए के जो नेता है, अब मधु अर्जुन मुंडा की पत्नी पुटका से लड़ रही, तो उनको पुटका की जिम्मेदारी दी गई, पुटका में आप जिताइए। चंपई सोरेन को 2 अपने लड़ रहे हैं, उनके पुत्र लड़ रहे हैं, तो उनको वो जिम्मेदारी दी गई। तो एक एक सीट को टारगेटेड करके जिम्मेदारी दी गई है, कैसे कौन जीतता है। और जो बागी थे, ज्यादातर बागी को बैठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। इसलिए थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की जीत के बाद झारखंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल थोड़ा बढ़ा। लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल घटता था, लेकिन जब राजस्थान में जीत मिला तो उस जीत का जो बूस्टर होता है उसका लाभ यहां झारखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। और एकदम से जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित थे और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अभी जो लगता है फ्रीज हो गए। तो मैं यही सवाल, प्रदीप झा जी, क्या विनय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं। प्रदीप झा जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जरा ब्रीफ आंसर दीजिएगा, समय की सीमा हम लोग लगभग पूरी कर चुके हैं। पिछली बार से ऐसा क्या परिवर्तित हुआ है कि एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से जितना योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी इस चुनाव को लड़ती हुई दिख रही है, ठीक है, उसका वो एक साबित करता है कि बीजेपी इस बार चुनाव में ज्यादा संगठित है। हेमंत बिस्व शर्मा जैसा सभी पैनलिस्ट ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा का वहां पर होना, शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का वहां पर होना, और इन लोगों का एक तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा प्रभावी है। और दूसरा, एक पंकज जी आपने पूछा राहुल गांधी का, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए राहुल गांधी शायद झारखंड में लायबिलिटी हो जाएंगे, क्योंकि जो हेमंत सोरेन का प्रयास है कि वो अब खुद हेमंत सोरेन को एक ध्रुव के रूप में देखना चाहते हैं। और चूंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इधर के दिनों में अगर हम देखेंगे साल भर के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, वहां हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, उसके बाद से एक भावनात्मक उभार लाने का प्रयास जो है हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के माध्यम से भी किया। उसके बाद जो ये महिलाओं के लिए जो एक योजना लेकर आए हेमंत सोरेन, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। तो एक बात तय है कि हेमंत सोरेन पहले की तुलना में व्यक्तिगत स्तर पर इस चुनाव में मजबूत हुए हैं। और राहुल गांधी अगर चुनाव में आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी पर हमला करना, राहुल गांधी सेंट्रिक चुनाव को बनाने में ज्यादा आसानी होगी और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एज होगा। इसीलिए मुझे लगता है ऐसा कि शायद महागठबंधन ने योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी को आने से मना या चलिए, आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर संजय, क्या इस बार बीजेपी के हाथ में मुद्दा भी है बांग्लादेशी घुसपैठिया? इस बार 2019 की तुलना में 2024 में बीजेपी अपने घटक दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। झारखंड विकास मोर्चा मतलब बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी साथ में है, आजसू भी साथ में है, जेडीयू भी साथ में है, एलजेपी-आर भी साथ में है। भीतर जो पार्टी के भीतर इनफाइटिंग है उसको भी दूर किया गया है। इन तमाम वजहों के बावजूद क्या आप अभी भी मान रहे हैं कि जेएमएम को एज है या बीजेपी को एज दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, एज अभी नहीं पता चल रहा है कि एज किनको मिल रहा है, लेकिन हाँ, बीजेपी उस हर अपने कमजोर पक्ष को दूर करने की इस बार कोशिश कर रही है। एक एक क्षेत्र से, चाहे वो एक एक जिला ही क्यों ना हो, वहां से जो भी बीजेपी के नारुष्ट नेता है उनको लाना साथ में, उनको जिम्मेवारी देना और बिल्कुल मुद्दों को गरमाना। कैसे? अपने सहयोगियों को सम्मान
पूर्वक जगह देना। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी कैसे एक एक लोगों से मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को बीजेपी कोशिश कर रही है। चूंकि 19 का चुनाव अगर बीजेपी हारी तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी, अपने सहयोगियों को नकार दी, उनको लगा कि अब हमारी जमीन इतनी उर्वर हो गई है कि अब इनकी जरूरत नहीं है। शायद बीजेपी इस बार उस तरह की कोई गलती नहीं दोहरा रही है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो स्वीकारिता है हेमंत सोरेन की, शिबू सोरेन की, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की, देखना होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये दोनों मिलाकर के जो 37 सीटें होती हैं, खास करके ट्राइबल सीटें, उसमें बीजेपी कितना से नमारी कर पाती है। चूंकि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि सीता सोरेन को भी बीजेपी नहीं जीता पाई थी। बीजेपी इस बार हर कदम को फूंक फूंक करके रणनीति के तहत चल रही है। अगर उन 28 सीटों में बीजेपी अगर 14-15 सीटें भी ले आ पाती है तो फिर हमें लगेगा कि नहीं, अब बीजेपी को एज मिल रहा है। चलिए, और बीजेपी की सत्ता वापस आपने अपनी बात कह दी। सवाल यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ के इस आह्वान पर क्या हिंदू संगठित होंगे? और उन्होंने जो ये बात कही है कि बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, क्या इस बात पर हिंदू समाज, खासतौर पर आदिवासी समाज, जिनके आइडेंटिटी को लेकर के सवाल उठ रहा है, जिनकी जनसंख्या को लेकर के सवाल उठ रहा है, बाबूलाल मरांडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूसीसी लागू होगा लेकिन आदिवासी समाज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी जनसंख्या घट रही। सवाल ये उठता है कि इन तमाम वादों के बावजूद और जिस तरीके से बीजेपी जिस मुद्दे को गरमाने का प्रयास कर रही है, इन सब के बावजूद क्या बीजेपी सत्ता में आएगी? क्या वहाँ के वोटर्स बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाएंगे या हेमंत सोरेन का ही साथ देंगे क्योंकि उन्हें अपने समाज का नेता मानते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पहुंच झारखंड में पूरे राजनीतिक माहौल को जरूर गरमा दिया है। सवाल ये उठता है कि वो वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल विनय कुमार जी आपका, प्रदीप कुमार झा जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।